नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम हर बार एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक विशेष योगदान दिया होगा। दोस्तों, इस बार हमारा ये तीसरा एपिसोड है जिसमें हम दिल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम बात करेंगे दिल की सर्जरी की। दिल की सर्जरी का नाम आए और सर का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे साथ आज हैं विशेष आगंतुक, विशेष अतिथि जिनका नाम है डॉक्टर गणेश के मनी जी। डॉक्टर साहब को अपने क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी 44 साल की इस यात्रा में उन्होंने करीब मोर देन 23,000 सर्जरी करी हैं और आप समझ सकते हैं कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। इन सर्जरी में बहुत सारे बड़े लोगों का भी नाम शामिल है, जैसे कि गवर्नर एस कुरैशी जी, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी और डॉक्टर ई श्रीधरन जी। तो स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर के बारे में हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़े इससे पहले हम देख लेते हैं सर के बारे में एक खास रिपोर्ट। हार्ट सर्जरी की बात हो तो देश के टॉप एक्सपर्ट में शुमार हैं पद्मश्री डॉक्टर गणेश के मनी। डॉक्टर मनी 4 दशक से भी ज्यादा अपने करियर में अब तक तकरीबन 23,000 हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। देश में अगर बीटिंग हार्ट सर्जरी की बात हो, डॉक्टर मनी को उसकी शुरुआत करने वालों में शुमार किया जाता है। दिल की बीमारी का कोई हल जब ना मिले और सर्जरी को टालना मुमकिन नहीं हो तो डॉक्टर मनी समाधान का दूसरा नाम है। मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले डॉक्टर मनी ने मेडिकल की पढ़ाई लिखाई दिल्ली की मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से की। बाद में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से उन्होंने कार्डियक सर्जरी में ट्रेनिंग ली। अपने हुनर को चमकाने के लिए वे 2 साल की ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए। 1985 में भारत लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने गृह राज्य तमिलनाडु में पेरम्बूर के रेलवे हॉस्पिटल के लिए काम किया और फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। आज वो दिल्ली के मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियक साइंसेज, कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर साइंस विभाग के चेयरमैन हैं। इससे पहले दिल्ली के बत्रा, अपोलो, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट जैसे अस्पताल में भी वो लंबा काम कर चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर गणेश के मनी को साल 2013 में पद्मश्री सम्मान दिया गया, लेकिन ये इकलौता सम्मान नहीं है जिसके बारे में यहाँ चर्चा हो। साल 1992 में उन्हें नेशनल सिटीजन अवार्ड दिया गया। 1996 में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। IMA की तरफ से भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है। वो 2019 से 2021 के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावा और भी कई मंचों पर डॉक्टर साहब को टॉप सम्मान दिया जा चुका है। डॉक्टर मनी दिल्ली के रोटरी क्लब के सक्रिय सदस्य हैं। वे मैक्स साकेत में काम करने के अलावा गरीबों के लिए अलग से कभी काफी काम करते हैं। अपनी पत्नी डॉक्टर मंजू रानी के साथ मिलकर रोटरी गिफ्ट ऑफ लाइफ मिशन चलाते हैं, जिसके जरिए गरीब और जरूरतमंदों की फ्री में हार्ट सर्जरी की जाती है। हार्ट के ऑपरेशन की बात हो तो भरोसे का दूसरा नाम है डॉक्टर मनी। यही वजह है कि गवर्नर एस कुरैशी, राजमाता विजया राजे सिंधिया, डॉक्टर ई श्रीधरन जैसे नामचीन लोगों का वो ऑपरेशन कर चुके हैं। इसके अलावा कई बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें हार्ट की दिक्कत हुई तो डॉक्टर साहब ने इलाज किया। भारत एक्सप्रेस के शो ज्ञान विज्ञान की बात में आज डॉक्टर मनी दिल की बीमारी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिर किसी इंसान को हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। साथ ही वो देंगे वो टिप्स जिसे अपनाकर आप अपने दिल को रख सकते हैं 100% फिट। सर, एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका हमारे स्टूडियो में। सर, आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं और आपका जो बहुत ही एक बड़ा जीवन का हिस्सा है वो दिल्ली में गुजरा है। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कैसे आप तमिलनाडु से दिल्ली आए और कैसे आपने अपनी शिक्षा दिल्ली से और बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने विशेषज्ञता हासिल करी है। कैसे ये जर्नी आपकी पूरी हुई? तमिलनाडु का हूँ और मेरे पिताजी गवर्नमेंट में काम करते थे, इंजीनियर हैं। उनका भाखरा डैम बनाने में बहुत योगदान है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते थे, सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन में होते थे। तो मेरी स्कूलिंग सारी दिल्ली में हुई। पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल में था, फिर दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन स्कूल है। उसके बाद में मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ा जी। उसके बाद में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में था जी। देन उसके बाद में मैं ऑस्ट्रेलिया में था और उसके बाद में वापस मैं रेलवे हॉस्पिटल में आया पेरम्बूर में। एंड सब्सिक्वेंट टू दैट इन 89 मैं यहाँ पे आ गया दिल्ली में, पहले बत्रा में, फिर अपोलो में, फिर अभी मैक्स में हूँ।
तो मैक्स साकेत में आप तक आपके कितने साल अभी तक आप यहाँ पे अपनी अभी 12 सेवाएं साल दे चुके हैं? 12 साल से ऊपर ही है। 12 साल से आप मैक्स साकेत में काम कर रहे हैं। जी सर। तो सर अब आप थोड़ा दिल पर आते हैं, हमारे बहुत ही प्यारा विषय हमारे लिए दिल का विषय है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दिल हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है और कुछ ही मिनट में हमारा ब्लड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक पहुँच जाता है। और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस सर्कुलेशन में आ जाती हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियां या दिल से जुड़े हुए दूसरे अंगों की बीमारियां वो हो सकती हैं? ऐसी कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर ये अफेक्ट करता है? हृदय जो है वो सिर्फ एक मस्कुलर पंप है जी। और पंप का काम कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यही काम Right. होता है। इसके साथ पोएट्स वगैरह ने और चीज़ें जोड़ ली है जी। और इस मस्कुलर पंप को इमोशन के साथ कनेक्ट किया है और उसकी वजह से दिल के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गया है। जी। बट लाइफ बिगिंस विथ द बीट, हार्ट बीट, राइट। एंड एंड्स विद द हार्ट बीट। सो जब तक आदमी ज़िंदा है तब तक उसकी हार्ट बीट चलती रहती है। जी। और हार्ट बीट के चलने और नहीं चलने के बहुत कारण होते हैं। जी। और कम गति से चलना या ज़्यादा गति से चलना वो भी किसी कारण से होता है। तो हम लोगों को अपने हार्ट बीट को नियंत्रण में रखने के लिए और ज़िंदगी को विदाउट एनी इवेंट चलाने के लिए देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। और उससे हार्ट का जो इफ़ेक्ट होता है ब्लड प्रेशर की वजह से, ये सब नियंत्रण में रखना चाहिए। जी। सो दैट इज़ अबाउट द हार्ट। एंड जैसे कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही बीमारी होती है हार्ट की, जी। वो एडल्ट लाइफ में होती है और जो अमूमन लोग बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, उसी के बारे में सोचते हैं। जी। मगर असलियत ये है कि हार्ट डिजीज़ 3-4 तरह के होते हैं। एक तो जो बच्चों में होता है उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। जी। और जो बालकों में होता है उनको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। और जो व्यवस्थ लोगों में होता है उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। राइट। सो ये 3 का अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है और अलग अलग ट्रीटमेंट भी होता है। जी। और हार्ट सर्जरी का बहुत योगदान है इसमें, जी। इन तीनों टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज़ में क्योर करने के लिए। तो सर दिल की बीमारी के कई सारे कारण हैं। आप कह रहे थे कि पोएट लोगों ने दिल को इमोशन से जोड़ा है, तो मेरे हिसाब से जब हम लोग कुछ सोचते हैं अच्छा बुरा या रोमांटिक, तो हार्मोन्स डिफरेंट सिक्रीट होते हैं जिससे हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, इसलिए हम लोग रिलेट करते हैं कि हमारे इस इमोशंस के कारण हमारा हार्ट अफेक्ट हो रहा है। Exactly. तो इसके अलावा जो बहुत सारे कारण हैं हार्ट की बीमारी के पीछे, तो इसमें क्या जेनेटिक्स भी रोल प्ले करती है? कैसे हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है? हमारा लाइफस्टाइल रोल प्ले करता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। genetics have got it has an importance. Before that, I would say that heart disease, हम अभी आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सारे एडल्ट हार्ट डिजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, isn't it? नहीं, मैं आगे आपसे बच्चों के बारे में भी पूछूंगी। अच्छा, क्योंकि एडल्ट हार्ट डिजीज़ में भी जेनेटिक का रोल होता है। दैट इज़ योर पेरेंट्स, दे इनफैक्ट ब्रॉडली हम इसको बोल सकते हैं कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। Non-modifiable factors is we cannot choose our race. Right. Indians जो हमारा जो साउथ एशियन रेस जो है, that itself has got more incidence of heart disease. ऊपर से हमारे माँ बाप में अगर हार्ट डिजीज़ है तो हमारे में हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। These are all non-modifiable risk factors. Modifiable risk factors में आपको गिनाता हूँ कि वो मैं ये इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट एस है ना उसके साथ जोड़ता हूँ। जी। तो देर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स विच ऑल बिगिन विद एस। जी। एस से आप स्मोकिंग, स्ट्रेस, सॉल्ट, शुगर, स्पिरिट्स, सेडेंटरी हैबिट्स, ये सब चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स। मे बी स्लीप इज़ अ गुड थिंग। आई मीन
इन्वॉल्व क्या लैक ऑफ स्लीप है तो मे बी हाँ, lack of sleep, yeah. But the others which are good for us is sleep Yes. and stairs, Yeah. using the stairs all Yeah, the right. time. जैसे आप मेरे को बोल रहे हैं लिफ्ट में आना, लिफ्ट में जितना हम अवॉइड करें उतना अच्छा है. बिल्कुल जितनी एक्टिविटी रहेगी उतना हार्ट के लिए अच्छा है. जी Anything that keeps the heart active, जी that is good for the heart. And the tendency to modern life is हम लोग बैठे रहते हैं, keep sitting for a long time, and our habits are very sedentary. भागा दौड़ी रहती है. We are running away from running to work, running away from work, running home. ये सब एक स्ट्रेस में भागते हैं. एक्सरसाइज में जब भागना है वो तो दैट इज इन अ रिलैक्स फैशन, दैट इज गुड फॉर द हार्ट. बट व्हेन यू आर अंडर प्रेशर, दैट मीन्स दैट इज अननेसेसरी स्ट्रेस दैट यू आर इन. सो ये सब अवॉइड करना चाहिए. तो जैसे कि हमने बात करी अभी कि जेनेटिक्स का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है. जब जनरली हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके परिवार में किसी ब्लड रिलेशनशिप में ये कोई बीमारी आपके रिलेटेड है कि नहीं है. तो क्या आप कुछ ऐसे जीन्स का नाम आप बता सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल पाए गए हों, जिनमें म्यूटेशंस हों और दे आर कॉजिंग हार्ट डिसीजेस? ऐसे पर्टिकुलर देयर इज नो जीन एज सच व्हिच these are situated on the gene structure itself. But if there is heart disease in father and mother, the chances of heart disease are more. But more commonly, it is associated with diabetes. Diabetes can run in family, and diabetes also predisposes to heart disease. So, अगर किसी को diabetes भी है, family history भी है, तो उसको रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए. और चेकअप करा के लिपिड प्रोफाइल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो ही शुड अटेंड टू द कोलेस्ट्रॉल. वन ऑफ द वेज टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल इज एन एक्टिव लाइफस्टाइल. इफ यू आर एक्टिव, यू अवॉइड सेडेंटरी लाइफ, नॉर्मली योर कोलेस्ट्रॉल्स विल बी गुड. एंड और जैसे मैंने ये एस गिनाया था, एक चीज़ मैं भूल गया था, सैचुरेटेड फैट्स. सैचुरेटेड फैट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल्स. जहाँ तक आपका कोलेस्ट्रॉल है, HDL अगर हाई है, हाई डेंसिटी लाइपिड्स अगर हाई है, और लो डेंसिटी लाइपिड्स कम है तो बहुत अच्छा है. जी. हिंदुस्तान में सब लोगों का ट्राइग्लिसराइड थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न पॉपुलेशन. तो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का तरीका है कि जो भी हम लोगों का त्यौहार होता है, आई मीन ऑल आवर फेस्टिवल्स are full of sweets and full of saturated fats. If we नियंत्रण के साथ करें, कम चीज़ों, स्वीट्स कम लें एंड फ्राइड स्टफ़ कम लें, तो आवर लाइफ मच बेटर. तो जैसे हम बात करते हैं शुगर की, अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि शुगर और गुड़ या खांड, क्या इनमें की क्वालिटी में कुछ फ़र्क है? इनमें क्या हम एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? यस. Refined sugar is bad. Unrefined sugar not so bad, but as such all this increases the glucose load. जितना आप ग्लूकोज लोड को ज़्यादा करेंगे उतना इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगा. And then you get into this hyperinsulinism. And hyperinsulinism causes the obesity, the pear-shaped obesity, and more inclination towards diabetes. So ये सब अवॉइड करने के लिए वी शुड अवॉइड स्वीट्स कम्प्लीटली एज फार एज पॉसिबल. बच्चों को शुरू से हम उनका हैबिट डालते हैं. एवरी बर्थडे इज सेलिब्रेटेड विद केक्स एंड वही टेस्ट ऊपर बड़ा होके वही होता है ना. आई मीन जो बचपन में स्कूल में शुगर से ही पला हुआ है, वो ऊपर बड़ा होने के बाद में भी शुगर चाहता है. लाइक if we train ourselves, like in Japan, they don't give much sugar. So the children do not crave for sugar. Right. और ये western influence है, chocolates and sugars and candies and all that. इसको avoid करना चाहिए. तो आपके साथ में जो हम जो घी खाते आ रहे हैं ट्रेडिशनली अपने लाइफस्टाइल में, वो भी बहुत ठीक नहीं है खाना? That is a sensitive question. Ghee is not bad as such. It is deep frying which is bad, and deep frying in any of these other oils are also bad.
I'm told recently there have been research papers which saying that ghee per se is not bad in limited amounts. ये नहीं कि आप घी में ही सब तलते रहें. सुबह शाम अगर घी वाले पराठे खाएंगे तो that's not good. But among the various oils, today ghee is not so bad provided it is in small quantity, ओके not in huge quantities. ओके जैसे हमने अब जेनेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको जैसे हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर पास के रिश्तों में शादियां होती हैं तो ज़्यादा प्रेसिपिटेट आउट होती हैं, तो क्या दिल की बीमारियों के केस में भी सेम है? Yes, very good question. This is called consanguineous marriages. जी Consanguineous marriages within close relatives, cousins, and there the congenital heart disease, I mean they claim that congenital heart disease is more. As such congenital heart disease जो है अगर WHO का फिगर देखें तो they quote 8 out of 1000 live births, approximately 1% of children who are born will be born with heart disease. And heart disease, all the children who are born with heart disease may not survive even the first year of life. ओके They may die within that. So there are various types of heart disease which have to be attended right at the beginning, right at birth. ओके So depending on the diagnosis. राइट अभी आजकल तो ये प्रैक्टिस हो गया है, जब बच्चा पैदा होता है तुरंत उसका एको हो जाता है. एको से पता लग जाता है कि उनके हार्ट की बीमारी अगर है तो कितना, हाउ सीरियस इट इज़ एंड हाउ क्विकली वी हैव टू अटेंड टू इट. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी सुनने में आती है बच्चों में, कॉन्जेनिटल जो आपने कही, वो दिल में छेद की बीमारी जो है वो सुनने में आती है. हाँ. इसके अलावा भी और कुछ बीमारी हैं जो हाँ, बच्चों में दो ज़्यादा किस्म पाई की जाती हैं? बीमारियां होती हैं. जी एक तो ब्लू बेबी बोलते हैं, जी। जिसमें बच्चा जो उसके लिप्स वगैरह देखेंगे तो नीला होगा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ सर्कुलेटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट जो आपका ब्लड लंग में जाके प्योरीफाई नहीं हो पाता ऑक्सीजनेट है. होता है, वो अगर लंग्स में नहीं जाके हार्ट में ही घूमता रहता है तो द चाइल्ड इज़ बॉर्न ब्लू. चाइल्ड इज़ देयर आर मेनी कॉजेज फॉर just like I said, the congenital heart disease that जी. again can be divided into cyanotic, that is blue, and Okay. acyanotic, that is उनमें blueness नहीं होता है, मगर there is load on the heart. Normally there are two halves of the heart, left and right, राइट और इसमें equal volume circulate करता है. राइट अगर इसमें कनेक्शन नहीं हो तो होल होने से कनेक्शन हो जाता है. जो लेफ्ट में ब्लड जाना है उसका portion of the blood goes into the right, the lungs get flooded, and because the lungs get flooded, the child is not able to do proper exercise, हाँपता रहेगा, और they go into heart failure. So they have to be fixed. That hole has to be closed. जी And that is the whereas in the other one, the cyanotic heart disease, it's a specific correction that has to be done. ओके अगर गलत कनेक्शन है तो कनेक्शन को ठीक करना पड़ता है. कनेक्शन बिटवीन लेफ्ट हार्ट एंड द राइट हार्ट हाँ, in a way, yes. टू द वॉल्स. Through the valves, yes. In like for instance, the common blue baby is called tetralogy. या अब tetralogy में इसको tetralogy इसलिए बोलते हैं, इसमें 4 Chamber components होते होते हैं, and इनमें जो लंग का जो आर्टरी है जी. वो नैरो होता है. वो Okay. नैरो होने की वजह से वो राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, Okay. और राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा होने से वो लेफ़्ट साइड में चला जाता है. Right. इसीलिए चाइल्ड ब्लू हो जाता है. ओके ओके. तो इसके अलावा भी कोई कोई चाइल्ड की डिसीजेज हैं, हार्ट की डिसीजेज हैं, ब्लू बेबी हो गया हमारा, ये छेद वाला हो गया, और कोई भी डिसीज है जो बच्चों में कॉमनली मिलती है? हाँ, the other thing that when by the child grows up, he goes to school, जोड़ों में दर्द हो जाता है, गला खराब हो जाता जी. है, तो many of these people get rheumatic fever. ओके और rheumatic fever जो नेग्लेक्ट करते हैं तो हार्ट को प्रभावित करता है, एंड देन द हार्ट वाल्व्स गेट डैमेज्ड. तो रूमेटिक फीवर का क्या क्या कनेक्शन है हार्ट के साथ में, और रूमेटिक फीवर का क्या कारण है? रूमेटिक फीवर अकर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. ओके इन्फेक्शन हो जाता है तो रूमेटिक फीवर हो जाता है. और रूमेटिक फीवर वो जो बॉडी का रिएक्शन होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस को फाइट करने के लिए
उसके वजह से वो हार्ट की मसल्स पे react करता है। हार्ट के वेल्व्स को So it's खराब kind करता of antigen mimicry between the Exactly. bacteria and the antigen of the heart muscles, है। Yeah, right? that's correct. Yeah. So that has not to be ignored. It cannot be ignored because the valves, suppose ये सिकुड़ जाता है तो उसको तो आजकल the mitral valve is the most common. उसको तो हम बलून से खोल सकते हैं and generally that can be done in the cath lab and that is a very common thing in India. Mitral stenosis बोलते हैं, उसको बलून से खोल सकते हैं, मगर अगर लीकेज हो जाता है तो उसको रिपेयर तो ओपन हार्ट सर्जरी से ही रिपेयर करना पड़ता है। और कई बार जब रिपेयर बहुत देर तक हम स्थगित कर दें तो उसको रिपेयर से वो ठीक नहीं होगा। जी। जैसे टायर को 2-3 बार पंचर लगा सकते हो, उसके बाद में तो रिप्लेस ही करना पड़ता है। सो वी हैव टू रिप्लेस द वाल्व। बट जहाँ तक मैं समझती हूँ रूमेटॉइड फीवर के बारे में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं बॉडी के अंदर हार्ट मसल्स के खिलाफ में, लेकिन अगर एक बार एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो फिर हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसका हम कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं? नहीं, जनरली इट विल डैमेज द वाल्व इन द स्कूल गोइंग एज। उसके बाद में वी सपोज वी कवर देम विद दैट इज पेनिसिलिन, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, उसको पेनिड्योर बोलते हैं, पेनिड्योर 12। सो इफ वी गिव दैट एट रेगुलर इंटरवल्स, एट 3 weeks intervals, then you can delay the damage to the valves. There are 4 valves in the heart, which is the mitral, the tricuspid, aortic and pulmonary. और mitral को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके बाद में aortic को प्रभावित करता है। बाकी ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी उतने प्रभावित नहीं होते हैं रूमेटिक फीवर से, मगर कई बार हमने देखा कि ट्राइकस्पिड भी इन्वॉल्व हो जाता है। पल्मोनरी इज वेरी रेयर। सो यू मीन टू से द एंटीबॉडी लेवल माइट गो डाउन विद टाइम and then the damage to the heart might not be there. Damage to the heart is less. The damage to the heart is maximum in the school going age, school going, college going. उसके बाद में there is no fresh damage. It is only the ravages of the previous damage. So maybe the structure of the muscles changes with the growth and then the antigen is no longer available to cause the damage, right? May I clarify? It's not the disease of the muscle. Okay. It's a disease of the valves. Right. The valves are different from muscle. Right. Muscle is the pumping portion of the heart. Yeah. That is intact. And later on in heart जिसको failure बोलते हैं, उसमें heart muscle weak हो जाता है. Okay. हाँ. And as such, it is the valves which are affected, which causes the problem. Right. तो अगर हम डाइट पर आए अपनी, जो हम लोग रोज़ खाते पीते हैं, अगर वो इंडियन डाइट है या आजकल हम लोग कॉन्टिनेंटल डाइट भी काफ़ी खा दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या ऐसा लगता है कि नॉनवेज और वेजिटेरियन डाइट, क्या इनका कुछ खास इम्पैक्ट है हमारी हार्ट डिसीज़ के प्रेसिपिटेशन में? विच वन इज़ बेटर और देयर इज़ नो डिफरेंस? You see, as far as I am biased because I am a vegetarian, but white meat is not bad. It is red meat which is bad, which increases the LDL and which increases other factors which are connected with other lipids. But white meat as such, they say it's all right. All vegetarian diet is okay. Vegetarian diet, unfortunately, our style of vegetarian diet is different from the vegan food that people are recommending in the West. Vegan food is more like Sattvic diet. Sattvic diet is very good because it is not fried, it is not, it is just almost raw vegetables, just cooked enough so that the decontamination occurs, and you eat almost boiled kind of vegetable. That is the best. Okay. And naturally, if you fry it, you want to put spices. Right. If you want to put spices, then you have to put salt. And this is a deadly combination. Salt, spices, and then you are cooking in fat. So that is what vegetarian diet doesn't give you the protection that Sattvic diet will give you. But as we know that our Indian spices, or I would say that any traditional diet which has spices have their own role to play as medicinal value they have. बिल्कुल. तो अगर हम केवल vegan diet ही लेंगे और उसमें spices नहीं होंगे,
और ख़ास तौर से जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जब तक आप ऑयल नहीं डालेंगे या घी डालेंगे वो निकल कर नहीं आएंगे जो प्रोटेक्टिव आपको देते हैं। तो Yeah. कैसे इसको बैलेंस किया जाए? That's a good question. I don't know. I don't know the answer. But even I like Indian diet. हम तो मद्रासी लोग हैं तो अच्छा हाँ, काफ़ी इवन मिर्ची मोर खाते देन हैं. नॉर्थ इंडियन Yeah. डाइट। But it's not good. Just because I eat, I cannot say it's a good diet. But among the diets, if you use less fried stuff and less, automatically to neutralize the spices, you have to put more oil. If you don't put spices, you don't have to put so much oil. ओके। So that way, your oil consumption can go down. And as the Prime Minister has said, we have to reduce 10%, तो बचाना ही है oil. जी, तो हमारा जो एक टर्मिनोलॉजी है कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आई थिंक हार्ट डिसीज से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। Yes. तो कैसे ये कनेक्शन, इसके बारे में थोड़ा बताइए। Metabolic syndrome is basically insulin resistance. जो हमारे इंसुलिन का एक्शन जो होता है, जी। which is to reduce the blood glucose level. The body with metabolic syndrome, there is a insulin resistance. The insulin is not able to, there is not enough action on the glucose, so the glucose tends to accumulate, and glucose is converted in the liver into cholesterol, into fats. So even if you are not taking fats, and generally this is what many of our, if you have seen our pot-bellied lalajis and all that, they don't eat much. They don't eat too much fats, but they eat carbohydrates. They eat सिर्फ सूखी चपाती खाते हैं, 4 चपाती खाते हैं, but that the carbohydrates in that chapati, that's metabolized by the liver, and that gets into fat, and that is what causes the metabolic syndrome. Too much of carbohydrate and insulin resistance, which is very common in India. India is supposed to be the diabetic capital of the world. Around 40% people are diabetic in India. In fact, I would say half the number of people, or even more than half of the patients I operate are diabetic. And it becomes even difficult to operate a person who is having diabetes and even having a high blood pressure. So it really becomes difficult to even doing any operation, any surgery. Diabetics, when you are talking specifically about diabetes and coronary artery disease, Right. coronary artery disease में जो blockages होते हैं, जी। जो डायबिटिक में है वो डिफ्यूज डिजीज होते हैं. दे आर नॉट सेगमेंटल. ओके। सेगमेंटल ब्लॉक्स आर मोर एमिनेबल टू स्टेंटिंग, जैसे एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट करते हैं. वो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं सेगमेंटल होते हैं, उनमें तो लग जाता है. बट डायबिटिक्स में क्या होता है, डिफ्यूज डिजीज़ होता है, मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं. तो इसीलिए इन डायबिटिक्स वी फील दैट बाईपास सर्जरी इज़ बेटर देन डूइंग स्टेंट्स. But if a person is non-diabetic, generally, and if he has got segmental disease, you can get away with stenting, angioplasty. जी। And surgery is reserved for the diabetics and diffuse disease. ओके। तो बेसिकली अगर किसी कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ग्लूकोज कंडीशन जो है, तो इसके लिए हम नॉर्मली कौन सी दवाइयाँ देते हैं जो कि लाइफ सेविंग की तरह काम करती हैं? Again, this is an advanced question. Anyway, I'll answer it. Try to make it simple. Basically, what we treat is the cholesterol, LDL cholesterol. If LDL cholesterol is high, then we recommend statins. If the triglycerides are high, then there are certain specific medicines which act on triglycerides, Right. like fibrates and. So, depending on what you find, the lipid profile is an important investigation. And in India, there are some rare lipid profile diseases like apolipoprotein A. Yes, hota hai. yeah. These are all very rare diseases. But by and large, if you have control on LDL, generally you will be all right. And you have to keep your HDL high. The HDL is increased by exercise. If we have a non-sedentary life which involves खूब चलते रहें, at least 10,000 steps बोलते हैं, अगर इतना चलें, every human being works that much, generally his HDL will be high.
And once the HDL is high, the LDL automatically is lower down, and then that's a good ratio to have. If LDL goes up more than 4 times the HDL, then you are in danger. सो जनरली हम लोग स्टेटिन्स यूज़ करते हैं जैसा जैसे कि आपने Statins बोला, is the basic लेकिन thing. लोगों में अभी भी डर है स्टेटिन को लेने के लिए, और कहा जाता है कि फिर एक बार लेना शुरू किया तो लोग उस पर डिपेंडेंसी आ जाती है और पूरी लाइफ जो है डोज बढ़ती चली जाती है। ऐसा मिथ है या जो भी है कंसेप्ट है पेशेंट्स के बीच में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। Nee, statins, we should not think of it as a medicine. It's a very well tolerated. It's just like, saying, अगर मैं B complex लूँ तो ज़िंदगी भर लेता रहूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। Okay. So it is a thing which can be easily adapted. Side effects are there, but very rare. Okay. Most of the statins are very well tolerated. Okay. And statins लेने में कोई नुकसान नहीं है, and अगर ज़िंदगी भर भी लेना पड़े तो नुकसान नहीं है. But again, this is something that I also resist. I try natural methods Lifestyle. like exercise, like yoga, like all these things. And then even if after that, if the cholesterol remains high, then only we start statin. But statin is a harmless drug. ओके ओके सो अभी बीच में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा प्रपोजल आया था कि जो हमारी दुकानें हैं चाट समोसे की और कचौड़ी की और जलेबी की, वहाँ पर भी कुछ डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये हमारी जो डाइट, जो हमारा डिश है, ये इसमें इतना कैलोरी है और आप यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि आप कितना खा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यू सी दिस इज बेसिक, आप फंडामेंटल राइट के ऊपर जा रहे हैं ना, किसी को खाने पीने में भी मना नहीं कर सकते। मगर ये जो खाने पीने का जो खाना बनाने का जो तरीका है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस इन डीप फ्राइंग इज द ऑयल इज नॉट चेंज्ड, दे कीप द सेम ऑयल एंड कीप फ्राइंग, and that creates more trans fats. Right. The trans fats are the ones that are bad. If you just fry it once and throw away the oil, then that will not cause that much harm as deep frying in the same oil again and again. और जो नेचुरली जो हलवाई वगैरह जो सवेरे तेल डालते हैं उसी में बनाते रहते हैं शाम तक, तो the more the frying, the tastier the food is. So इसीलिए गड़बड़ करता है, ट्रांस फैट ज़्यादा हो जाता है। तो हम ऑयल्स की रेंज के बारे में बात कर रहे हैं और आजकल पाम ऑयल काफ़ी जो है वो नेगेटिवली जो है उसका प्रचार किया जा रहा है, तो क्या पाम ऑयल सच में बहुत हानिकारक है हमारी शरीर के लिए? हाँ, इसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, बट आई डू एग्री दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल दैट मेक्स अ डिफरेंस, एंड hydrogenated oils like dalda and all, they cause more problems. All I can say is generally, except ghee, which solidifies in winter, most of the oils remain in liquid form. The ones that solidify, they coconut oil gets solidified, saturated हो जाते हैं सब. They are all saturated. Having said that, the incidence of coconut oil ingestion is much more. I come from Tamil Nadu, and that is high in Tamil Nadu and in Kerala especially, where coconut is grown and on the that is the oil which is used mostly in the mostly kitchen. They cook. So that is not recommended. I think, in fact, now people are saying that between various oils, the gingerly oil, til oil and all, that is safer rather than using the... And olive oil? Olive oil is good, but only thing is olive oil, again, if it is used for deep frying, it doesn't give any benefit. If you see the Mediterranean diet, they do use a lot of olive oil, but it's not used again and again. It's not fried. Only for dressing up. For dressing they use. That kind of olive oil is good, but making olive oil by deep fry, I don't think it gets any benefit. Then सरसों का तेल। तो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए आजकल जो है लोग हैबिट में शामिल कर रहे हैं एवोकाडो खाना, ऑलिव ऑयल लेना, वाटर चेस्टनट को खाना। क्या आपको लगता है इन डाइटरी हैबिट से थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है कोलेस्ट्रॉल? Well, yes, it's best is to avoid cholesterol, and all these things are good. They are all naturally occurring things, and they are good. But
Basically, I would say that active life is what we should recommend. Our schools should have playgrounds, we should have active exercise. And India is doing so well in sports, so we should encourage more sports. तो हमारे पास ये जो एक कंसेप्ट है स्टंट बाईपास सर्जरी, तो आपने उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि स्टंट कहाँ यूज़ करना चाहिए, बाईपास कहाँ यूज़ करना चाहिए, और कोरोनरी हार्ट आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एंड मिनिमली इन्वेजिव डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास, इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनका कहाँ इस्तेमाल होता है? पहले स्टेंट और इसके बारे में तो मैंने बताया ही था। स्टेंट जो होता है, इट्स अ फॉरेन बॉडी, इट्स अ स्मॉल फॉरेन बॉडी विच वी पुट इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। जहाँ पे सेगमेंटल ब्लॉक है उसको बलून से डायलेट करके, वो छल्ला की तरह होता है, उसको लगा देते हैं। वो छल्ला इसलिए लगाते हैं कि तो दोबारा वो बंद ना हो जाए। जस्ट लाइक वी ओपन द आर्टरी विद द बलून and then keep it open we put the stent. This is very successful. We can put, पहले तो हम लोग कहते थे एक ही स्टेंट लगा सकते हैं एक आदमी में, बट आजकल ऐसा नहीं है. If it is segmental blocks, you can put in 3, 4, 5, any number of stents you can put. But where in diabetes and in diffuse disease, वहाँ पे, और when there is too much of calcium, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ में क्या होता है, वो जो आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जो जमता है, जो साइड में जमा रहता है, उसमें कैल्शियम भर जाता है. कैल्शियम बहुत ज़्यादा भरने से उसको स्टेंटिंग नहीं कर सकते, तो उसमें बाईपास ही करना. बाईपास इज समथिंग लाइक ट्रैफिक जाम होता है तो हम फ्लाईओवर बना देते हैं, तो फ्लाईओवर में ट्रैफिक चलता रहता है. दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट इन बाईपास. बिकॉज देयर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट कैन नॉट बी स्टेंटेड, we put a graft over it, which bypasses the obstruction. Right. And as far as minimally invasive is only a method of doing it. That is, instead of making a very big incision, we make a smaller incision. But the principle is the same, that you have to do the same thing. You have to bypass the obstruction. Minimally invasive ka only, I would say it's an advantage for cosmetics, and because the recovery is quicker, because you make smaller incisions. इसमें रिस्क भी कम हो जाती है क्या? रिस्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, but definitely it is more appealing because the incision is small. People, it is a erroneous concept. ये गलत सोच है कि जितना बड़ा स्किन इंसिशन है उतना बड़ा ऑपरेशन है. ऑपरेशन तो उतना ही बड़ा है. आप स्किन इंसिशन छोटा करके दूरबीन से कर सकते हो, या डायरेक्ट विजन में कर सकते हो. इट इज़ द ऑपरेशन विच इज़ डन ऑन द हार्ट दैट इज़ इम्पोर्टेंट. हाउ द लेंथ ऑफ द स्किन इंसिशन डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. ये जो रिकवरी में थोड़ा सा पेशेंट को कंफर्टेबल लगता है कि रिकवरी फास्ट हो गई है बाहर से, इसलिए वो साइकोलॉजिकली इट इम्प्रूव्स. एंड ऑल्सो अवॉइडिंग द कट इन द स्टर्नम. स्टर्नम इज द मेन, जो हमारे हड्डी के सामने होते हैं. दिस इज कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन. रिब्स आर ऑन द साइड. रिब, ये मिनिमली इन्वेसिव जो है वो रिब्स को कट करके कर सकते हैं. Whereas a regular standard bypass, that is done through cutting the sternum. Right. Even in the bypass, there are two methods. One is open heart surgery, and one is beating heart surgery. जी, उसी पे आने वाली थी. हाँ. जी. Open heart surgery में we have to stop the heart, use the heart lung machine, stop the heart. जी. And during the time the heart is stopped, the body circulation वो जो है वो heart lung machine से maintain होता है. जी. बीटिंग हार्ट सर्जरी में हार्ट को स्टॉप नहीं करते, इसीलिए उसका नाम ही बीटिंग हार्ट है. जी. तो उसमें द ट्रॉमा टू द पेशेंट इज़ लेस, तो रिकवरी भी जल्दी हो जाता है. जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हार्ट सर्जरी का, किडनी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, ये सब कम होता है बीटिंग हार्ट सर्जरी में. जी. तो हम जो वॉल्व के बारे में बात कर रहे थे आज की डेट में, अभी पहले मेटल वॉल्व्स लगते थे, और बाद जब हम बात कर रहे थे बच्चों की डिसीज़ की, और टिश्यू वॉल्व्स अभी आज की डेट में आए हैं. तो क्या टिश्यू वॉल्व्स बेटर हैं, या इनकी एक्सपेक्टेंसी, मीन इनका जो लाइफ शेल्फ लाइफ है वो कम है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? बीटिंग मैकेनिकल वाल्व्स और मेटालिक वाल्व्स, they were the standard that we were using.
एंड क्योंकि बच्चों में काम करते थे व्हेन वी वर ऑपरेटिंग ऑन यंग पीपल, मगर ये जो टिश्यू वाल्व्स जो हैं दे आर मोर फॉर एडवांस्ड एज, क्योंकि जो मैकेनिकल वाल्व यूज़ करते हैं तो एंटी कोएगुलेंट यूज़ करना पड़ता है, कि ब्लड को थिन रखना पड़ता है। जैसे इन ए एल्डरली पेशेंट ही कैन हैव अदर मॉर्बिडिटी, उनको प्रोस्टेट हो सकता है, हर्निया हो सकता है, गॉल ब्लैडर हो सकता है, आँखों की सर्जरी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एंटी कोएगुलेशन विल बी डेटरेंट। तो एंटी कोएगुलेशन अवॉइड करने के लिए हम टिश्यू वाल्व यूज़ करते हैं। टिश्यू वाल्व इज़ मेड आउट ऑफ एनिमल टिश्यू because animals have limited longevity. Similarly, the animal valves will also have limited longevity. तो 12 से 20 साल तक उसकी आयु होती है, और उसके बीच में वो अगर वो फेल हो जाता है तो we have to replace the tissue valve. But now tissue valve is also deliverable through the catheter without doing an operation. Right. We can put a tissue valve, especially into the aortic valve, without doing any operation. This is called TAVI, or transcatheter aortic valve implantation. तो इसका ये एडवांटेज है कि पहले तो इन एल्डरली पर्सन उसको कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत होते हैं, किडनी उसका ठीक नहीं होता, डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में TAVI इज़ बेटर देन डूइंग अ सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट। मगर कोई यंग पेशेंट है जो 65 साल से नीचे का है, तो उसमें शुरू में TAVI नहीं करना चाहिए, उनको सर्जिकल वाल्व का चांस होता है, बिकॉज इट्स गॉट अ लॉन्गर स्पैन ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद में सेकेंड टाइम अगर वो प्रॉब्लम हो जाए तो वी कैन डू अ TAVI। तो TAVI इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोसीजर, एंड ओनली थिंग इज़ एट द मोमेंट बिकॉज कम यूज़ हो रहा है तो अभी एक्सपेंस ज़्यादा है उसका, बट धीरे धीरे 10-15 साल में उसका भी एक्सपेंस कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट वुमेन में भी आई थिंक टिश्यू वाल्व इज प्रेफर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरी। हाँ, टिश्यू वाल्व इज preferred provided the lady understands that it's not going to last her a lifetime. She should know that ये मैं प्रेगनेंसी अपने फैमिली कंप्लीट करने के लिए लगवा रही हूँ, मगर मेरे को पता है कि ये वाल्व को चेंज करना पड़ेगा। Whereas if you put a mechanical valve, that will last through for your lifetime. But again फिर उनको उन पे anticoagulant पे रखना पड़ेगा, और it may not be beneficial for the anticoagulant. Yes. Especially the anticoagulant, the vitamin K antagonists, they not only can cause bleeding problems, they can affect the fetus. That's what. The बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए in reproductive females we do not recommend mechanical valves. If they can complete their family with a tissue valve, then we can, or if it is not a very bad situation, then we can repair the valve, let them have complete their family, and then we can replace with mechanical. But anybody, if you go by international guidelines, they do not recommend tissue valves in very young people. Right. उधर हमारा जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है in a growing child. Right. So if you put a tissue valve, it will calcify. Right. Mechanical valves will not calcify. Right. तो जब से जो सबसे जो ख़राब स्थिति हो सकती है वो किसी इंसान के लिए वो है कि हार्ट ट्रांसप्लांट उसके लिए करना पड़े। तो आज की डेट में हार्ट ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है, क्या हमारे लिए डोनर अवेलेबल हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। This is a terminal heart disease when nothing else can be done. Yes. And that ये जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन जो होता है ना, इसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। नॉर्मली ये 60 से 70 के बीच में होता है, and generally the ejection fraction, most of the people will be in the range of 55 to 65. When the ejection fraction drops below 20%, then the heart is not able to contract very well. If it's not able to contract very well, it is not able to pump the fluid into the chambers. तो fluid accumulation हो जाता है, बॉडी में एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, लंग्स में भर जाता है। तो उस सिचुएशन में हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है।
Heart transplant, everybody has got only one heart, and you cannot give a heart again and again. Poetically, yes, but in the real terms, you can't. So you have to wait for somebody to be die. brain dead so that you can remove his heart. Otherwise, it is totally unethical to take out anybody's heart. Even if he says, "Mera heart le lo," you can't take it. That will be a crime. So you have to wait for brain dead. Brain dead, we used to have a lot of motorcycle accidents, and they used to be the donors from whom we used to take the heart and put it in a person who is having a failing heart. Nowadays, with increase in helmets and increase in traffic control, road accidents are little less, so donors are also little less. But so there are other substitutes, like we have assist devices, like they are bridges. Till you get a heart, you can support the heart with an assist device. But assist device, again, for an Indian patient who is not insured, it costs almost 1 crore, and that everybody cannot afford. जी. So I think this is slightly beyond the aim of educating people, where I think we should say that heart transplant to tab karna chahiye when you have not been able to control your heart by all these other methods which I suggested, Right. which includes medicines, which includes stenting, which includes surgery. Then only we should go for लेकिन heart. हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में क्या वो दिक्कत नहीं आती है टिश्यू मैच की एमएससी जहाँ पे हम लोग एचएलए टाइपिंग वगैरह करते हैं, वहाँ भी इशू आता होगा कि हार्ट रिजेक्ट हो गया, By- ट्रांसप्लांट भी किया गया और रिजेक्ट हो गया, ऐसा भी होता होगा? कम होते हैं. There are anti rejection methods which are available. They are all immunosuppressed. We have to suppress their immunity, or to जो immunity rejection is a feature of the immune reaction of the body. तो उसको suppress करके रखते हैं, immunosuppressants. The disadvantage of using immunosuppression is, not only it suppresses the protein of the heart, it also suppresses your body's capacity to fight infection. Right. So they get more infections. So that is why the patients who have heart transplant, they have some kind of a guarded life they should have. They cannot be subject to their normal life. But after a certain period of time, the immunosuppressant dose is less. Initially थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, but over a period of time धीरे धीरे बॉडी एक्सेप्ट करने लगती है accept heart कर को. जाता है. Generally the rejection occurs within a year or 1.5 years. उसके बाद में rejection नहीं होता है. जी. तो हम लोग क्या आजकल लेबोरेटरी में भी हार्ट को बनाने की साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि लेबोरेटरी में हार्ट बनाया जाए, उसी इंसान के टिश्यू को लेकर बनाया जाए, इस पे भी काम चल रहा है? इंसान के टिश्यू को लेके उतना बनाने का मेरे को ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट देर आर attempts at cloning the heart. That is, again, it is all a feature of biomedical engineering. You are a biotechnologist, so you know more about that. जी. तो अदर देन हार्ट की सर्जरी, क्या आप आयुष सिस्टम पे भी विश्वास रखते हैं कि आयुष जो है और नेचुरोपैथी है, एक्यूपंक्चर है, क्या ये भी हमारे हार्ट को सुरक्षित रखने में हमारी हेल्प कर सकते हैं? I am not very clear on that because मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है. Not I have anything against it. Yeah. My only experience with Ayush is just very basic, and I know acupuncture is very valid. My friend Raman is very good in acupuncture. It's mainly good for pain relief and allergies and things like that. But in heart disease, how much it will affect, maybe I'll have to talk to Raman about it. Okay. और क्या जीन थेरेपी भी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज को ठीक करने में काम आ सकती है? Again, this is gene therapy is an area which, if we have to do it, we have to do it very early in intrauterine life. I'm not very sure how much of it is successful, but genetic counseling, yes. It is very important if we can do genetic counseling. If there is a history of congenital heart disease in the family. one family, and she or he wants to get married to
another person who has also got a history of congenital, we should avoid them, avoid such marriages, or involve, advise them regarding better method of child rearing, either IVF or adoption or something like that. Because if the incidence of congenital heart disease in both parents are there, then it is important that they should not have a child. And the child, there should be intrauterine echoes. Nowadays, if there are very severe congenital heart disease, we can advise them therapeutic abortion also. ओके अभी आज की डेट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी हो गई है। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई वृतांत हुआ हो जिसमें कि ग्रीन कॉरिडोर से हार्ट लाया गया हो, ट्रांसप्लांट किया गया हो, या ऐसा कुछ? ग्रीन कॉरिडोर इज नाउ क्वाइट अ कॉमन थिंग, एंड all the cities have been advised, thanks to Government of India regulations on organ transplantation. The speed at which we can reach the other place, especially in our traffic, is very important. And there are situations in which we have, in Max Hospital also, we have transported heart through Green Corridor, and what would normally take 1 hour takes about 10 minutes. And so has it had happened in your life any time? I mean, I don't, when you're in the operating room, you don't know what's going on outside. Okay. But yes, we know that the heart has reached us in good time. Yes. राइट सो अब हम बस समाप्ति की तरफ है हमारे इस शो के लिए। जाते जाते आप हमें हमारे पेशेंट्स को कुछ टिप्स देकर जाइए। एक तो लाइफस्टाइल टिप्स देकर जाइए, और दूसरा कि ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम हैं जिन पे वो नज़र रख सकते हैं और आने वाले खतरे से बच सकते हैं। As far as I would only say, remember my various S's and avoid all the S in life, and have a very active life. And if there is any symptom, don't dismiss it yourself. Go to a doctor, and don't disregard numbers. If there are some abnormal numbers which come up on your blood test, attend to it. अगर सडनली आप देखते हैं आपका HbA1c ज़्यादा है, तो दैट मीन्स देयर इज़ डायबिटीज़, और यू मे बी प्री डायबिटिक, सो यू हैव टू ट्रीट इट बिफोर you get into the complications. Treating early treatment of disease is number one, cheaper and more successful. Later the treatment, less chances of success. एक और जो बहुत फ़ायदेमंद हमारे दर्शकों के लिए हो सकता है वो है कि हमें पता चला है कि आप जो है वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर पेशेंट होते हैं उनकी मदद करते हैं सर्जरी के लिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, we have a program which is हमारे रोटरी की तरफ से, और also I have a trust. इनका हमारा मैक्स के साथ एक MOU है जी। उसके सहारे हम बच्चों का फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। मगर इसमें एक कैच है कि दैट इट शुड बी अ सिंपल काइंड ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ दैट मे टेक वेरी लॉन्ग, हॉस्पिटलाइजेशन में बी लॉन्ग, दे मे रिक्वायर वेरी इंटेंस वेंटिलेशन एंड ऑल दैट। वो सब स्पेशलाइज्ड यूनिट्स लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट and such government funded institutes वहाँ हो सकता है। But simple defects like hole in the heart या tetralogy, that we can do. इसके अलावा कोई फाइनेंशियल as far as क्राइटेरिया भी है कोई इसके लिए सिलेक्शन के लिए कि इनका किया जा सकता है, इनका नहीं किया जा सकता? हाँ, we do a echo. In fact रोटरी की तरफ से हमारे को एक फ्री echo मशीन भी मिला हुआ है in Max. We do the echo. एको में हमको पता लग जाता है ये कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ है या सिंपल हार्ट डिजीज़ है। कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ जनरली वी डोंट रिकमेंड दैट वी शुड टेक इट अप, बट रेयरली वी डू टेक अप कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ ऑल्सो। बट सिंपल डिफेक्ट्स जो आपको मैंने बताया, शायद मैंने बताया, मधुबाला हैड अ वेरी सिंपल डिफेक्ट। मधुबाला द फेमस एक्ट्रेस, शी हैड अ वेरी सिंपल डिफेक्ट कॉल्ड अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसको बचपन में अगर ऑपरेट कर दिया होता तो अभी तो वो ग्रैंड मदर रोल कर रही होती हमारे साथ। बट वी जस्ट एट दैट टाइम द ऑपरेशंस वर नॉट अवेलेबल, सो वो मैंने जैसे बताया रिवर्स हो जाता है। इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट साइडेड ब्लड कमिंग टू द राइट,
the right-sided blood starts going into the left. Left. That's very late. Mhm. If you wait till that time, then your patient is not operable. Then you have to go for transplant only, heart and lung transplant. That's a very major thing. Whereas if you operate them in good time, generally before the age of 3 or 4, they are very curable and they can be normal. Many of the patients that I have operated, either in Perambur or in Batra or Apollo, they are all become doctors, engineers, some normal citizens. जी So that is very gratifying. जी, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। मुझे बहुत पूरा विश्वास है कि अगर हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को पूरा देखेंगे तो अपने हार्ट को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ से शिक्षा मिलने वाली है। सो इसके साथ ही बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। Thank you. दर्शकों आपका भी बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में।